भारत में खाद्य सुरक्षा अवलोकन। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। क खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। ख पहुंच का अर्थ कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। ख के बाद गौ सामर्थ्य का अर्थ कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब पहला, सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। दूसरा, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता की खाद्य पदार्थ उपलब्ध खरीदने की क्षमता हो। और तीसरा, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। 1975 अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों की का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, परिवार, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधित जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक और आर्थिक पहुंच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 पृष्ठ संख्या 3। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न के कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें में बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्रों में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से आकलन की स्थिति बन सकती है। व्यापक स्थिति से अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत होती है, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से लोगों के प्रति शरीर के प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। 30 लाख लोग मारे गए थे। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे। सारणी 4.1 बंगाल प्रांत में चावल की उपज वर्ष
उत्पादन टन में, आयात टन में, निर्यात लाख टन में, कुल उपलब्धता लाख टन में। 1938 में 85% रहा। 85 कुल टोटल। 1939 79 04 83। 1940 में 82 03 85। 1941 में 68 02 70। 1942 में 93 01 92। 1943 में 76 03 और 79। स्रोत सेन एक के 1983 पृष्ठ 61 देखें। इस पृष्ठ का संदर्भ। आइए चर्चा करें। कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। सारणी 4.1 का अध्ययन करें और बताएं कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं। किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता की भारी कमी हुई। चित्र 4.1 में राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग 1945 में। चित्र 4.2 में 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार। सुझाए गए कार्य को चित्र 4.1 में आप क्या देखते हैं। को पहले चित्र में कौन सा आयु वर्ग दिख रहा है। गो क्या आप कह सकते हैं कि चित्र 4.2 में दिखाया गया गरीब परिवार गरीब है क्यों। घो क्या आप अकाल पड़ने से पहले दोनों चित्रों में दिखाए गए लोगों की जीविका के स्रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। गांव के संदर्भ में अंग ज्ञात करें कि किस राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को किस तरह की मदद दी जाती है। क्यों क्या आपने इस तरह के पीड़ितों की कभी धन, खाद्य, कपड़ों, दवाइयों आदि के रूप में सहायता की है। परियोजना कार्य। भारत में अकाल संबंधित और सूचनाएं एकत्र करें। भारत में बंगाल जैसे अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान जैसे जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है जैसे। और ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बरना जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगारों और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हुए परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और इनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। रामू की कहानी। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता था। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं को देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती हैं और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधरोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। हर वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीनों और बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में कम काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में
चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वो अपने परिवार के 2 जून की भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल जब वह काम कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चे को भूखों पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता असुरक्षित रहता है। आइए चर्चा करें। पहला, कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? जब रामू बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है? रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है? रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? अहमद की कहानी। अहमद बंगलोर में रिक्शा चलाता है। वो अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा की से नीचे के लोगों को पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीजों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपनी मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है जहां वो अकेला कमाने वाला सदस्य है। आइए चर्चा करें। एक, रिक्शा चलाने से अहमद को नियमित आय होती है। रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपने परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है? रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? खाद्य पदार्थ गिरने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियां या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चे को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHFS 1998 से 99 तक के अनुसार भारत में ऐसी महिलाएं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। गरीबी अधिक है। आदिवासी और सुदूर क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक
और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में खरीदने में अक्षमता कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को काम कम रहता है। इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भूखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। सारणी 4.2 भारत में भूखमरी से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत, भूखमरी के प्रकार, वर्ष, मौसमी, दीर्घकालिक और कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में 1983, 1993, 94 और 1999 से 2000 16.2, 4.2, 2.6, दीर्घकालिक में 2.3, 0.9, 0.7, कुल में 18.5, 5.1, 3.3। शहरी में 1983 में 5.6, 0.8 और 6.4, 1993 से 94 1.1, 0.5, 1.6, 1999 से 2000 में 0.6, 0.3, 0.9। स्रोत सागर 2004 विद्या। देखें इस अध्याय का संदर्भ। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति से हुई। विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये कृषि वाला चित्र दिखाया गया है। चित्र 4.3 पंजाब में एक किसान HYB प्रकारों वाला गेहूं के एक खेत के सामने जिस पर हरित क्रांति आधारित है सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44.01 और 32.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। वर्ष 2015 से 16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016 से 17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः 2015 और 16 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015 और 16 में थी। सुझाई गई क्रियाएं निकट के किसी गांव में कुछ खेतों पर जाएं और किसानों द्वारा उपजाई गई खाद्य फसलों का ब्यौरा एकत्रित करें। भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारणों से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, क बफर स्टॉक और ख सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आरेख 4.1 भारत में अनाज उपज करोड़ टन में दिखाए गए हैं। ये 1960 से 61 में 80, 1970 से 71 में 108, 1980 से 81 में 130, 1990 से 91 में 176, 2000 से 2001 में 196, 2010 से 2011 में 245, 2011 से 12 में
259, 2012 से 13 में 275, 2013 से 14 में 265, 2014 से 15 में 252.02, 2015 से 16 में 252.22, 2016 से 17 में 275.68, 2017 से 18 में 277.49, 2018 से 19 में 281.37। ये स्रोत कृषि निगम और किसान के कल्याण विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 से लिए गए हैं। आइए चर्चा करें। आरेख 4.1 अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हमारे देश में किस वर्ष में अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक हुआ है? भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन में सर्वाधिक दशक वृद्धि हुई है? क्या 2000 और 2001 में भारत में उत्पादन में वृद्धि अस्थायी है? बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसान से गेहूं और चावल खरीदता है और किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी होने वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाजों को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में, गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें दर वाली दुकानों कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडारण होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड। सुझाई गई क्रियाएं: अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएं और वहां से निम्नलिखित ब्यौरा प्राप्त करें। राशन की दुकान कब खुलती है? राशन की दुकान पर कौन कौन सी चीजें बेची जाती है? राशन की दुकान के चावल और चीनी निर्धारित की सेवा से नीचे वाले परिवारों के लिए की कीमत की तुलना किस अन्य किराने की दुकान की कीमतों से करें? पता लगाएं क्या आपके पास राशन कार्ड है। इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन सी चीजें खरीदी हैं? क्या उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? राशन की दुकान क्यों जरूरी है? राष्ट्रीय उत्पादक एवं वितरण योजना उचित दर राशन की दुकान सर्किल संख्या 9। ये चित्र में सर्किल संख्या 9 दिखाए गए हैं। चित्र 4.4 में भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्यान्न संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास योजनाएं आईसीडीएस जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई और काम के बदले अनाज एफडब्ल्यू 1977 से 78 में प्रारंभ हुई। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के
बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पीएपी चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इन स्पष्ट रूपों से घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। सुझाए गए क्रियाकलाप सरकार की ओर से शुरू किए गए खाद्य पर आधारित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एकत्र करें। संकेत: ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आदि। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा और सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या की योग्य परिवारों में वर्गीकृत किया गया। वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश में 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदित कीमतें नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सार्वजनिक और गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं की खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीतियों में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाजों को अधिशेष क्षेत्र ये सारणी 4.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दे गई है। योजना का काम, आरंभ का वर्ष, लक्षित समूह, अग्न मात्रा, निर्गत कीमत रुपये में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 1992 तक सार्वजनीन था। गेहूं 2.434 था, चावल 2.89। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 पिछड़े ब्लॉक में 20 किग्रा खाद्यान्न, गेहूं 2.8 रुपये, चावल 3.77 रुपये। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में निर्धन और गैर निर्धन बीपीएल और एपीएल के लिए 35 की खाद्यान्न, बीपीएल गेहूं के लिए 4.15, चावल के लिए 5.65, एपीएल के लिए गेहूं 6.10, चावल के लिए 8.3। अंत्योदय अन्न योजना 2002 में निर्धन में सबसे निर्धन 35 किग्रा खाद्यान्न, गेहूं 2 रुपया, चावल 3 रुपया। अन्नपूर्णा योजना में 2000 सन में दीन वरिष्ठ नागरिक के लिए 10 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में योग्य परिवार 5 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह, गेहूं 2 रुपया, चावल 3 रुपया, अनाज 1 रुपया। नोट: बीपीएल निर्धनता रेखा से नीचे और एपीएल निर्धनता रेखा से ऊपर। स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य की पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा। न्यूनतम समर्थित कीमतों और
अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहे हैं तो कई स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिया गया आरेख 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मौजा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है। आइए चर्चा करें। आरेख 4.2 में अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हाल में किस वर्ष में सरकार के पास खाद्यान्न का स्टॉक सबसे अधिक था? एफसीआई का न्यूनतम बफर स्टॉक प्रतिमान क्या है? एफसीआई के भंडारण में खाद्यान्न ठसाठस क्यों भरा हुआ है? अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा औसतन 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया। जून 2003 में और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवारों के 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। सहाय की सब्सिडी का वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। सारणी 4.2 न्यूनतम बफर स्टॉक के स्तर करोड़ टन एवं चावल और गेहूं के मानक स्तर दिखाए गए हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में दिखाए गए हैं। ये 214 तो 357.68 से फिर से 210, 381, फिर से 411, 650, 542, 304। ग्रीन वाला बफर नॉर्म है, एक्चुअल स्टॉक लाल वाला है। भारतीय खाद्यान्न निगम 2018 बफर स्टॉक का स्तर 1 जुलाई 2017 से माननीय है। वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडारण 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालत सुधरे, इस बात पर आम सहमति कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबाव का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है, न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषता खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया। जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा हो गया है। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की असली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। एनएसएसओ नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल का खपत 6.38 किग्रा वर्ष
2014 से 15 से घटकर 5.98 की गिरा वर्ष 2011 से 12 में हो गया। ये चित्र में धान की बोरी भंडारणों में खाद्यान्न ले जाते हुए किसान चित्र 4.5 में। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किग्रा से घटकर 4.49 किग्रा 2011 से 12 में हो गया। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004 से 5 से 2011 से 12 तक ग्रामीण भारत में दोगुनी हुई और नगरीय भारत में 66% बढ़ी। पीडीएस गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत 2004 से 5 से ग्रामीण तथा नगरीय भारत में दोगुना हो गई। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है। जो बिक नहीं पाता वह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता है था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों में अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 विभिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलता है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितनी खुले बाजार में। इसीलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त होता है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली की सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादकों में अमूल और एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण है, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस और गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठन के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। सारांश, किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता की खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों की एक बड़ी वर्ग खाद्य और पोषक तत्व की असुरक्षा से ग्रस्त हैं। सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे
लोगों और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियमित श्रमिक हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसमें दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम है: एकीकृत बाल विकास योजना, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। अभ्यास प्रश्न है, संदर्भ में आप पढ़ सकते हैं। देव एस महेंद्र कानन, KP M रामचंद्र नीरा, संख्या 2003, टू आर्ट्स अ फूड सिक्योर इंडिया इश्यूज एंड पॉलिसीज, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली। FAO 1996, वर्ल्ड फूड समिति 1995, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम। आर्थिक सर्वेक्षण 2002 से 3, 3 से 4, 4 से 5, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली। IIPS 2000, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 2, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई। सागर विद्या 2004, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पेपर प्रेजेंटेड इन ADRF IFRI फाइनल मीटिंग ऑन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, सितंबर 10-11, नई दिल्ली। सेक्शन NC 2004, सैनिटाइजिंग गवर्नमेंट एफर्ट फॉर फूड सिक्योरिटी, स्वामीनाथन MS और मेडरानो पेंड्रो, संख्या, टूवर्ड्स हंगर फ्री इंडिया, ईस्ट वेस्ट बुक्स, चेन्नई। सेक्शन है NC 2004, रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड डिलीवरी फॉर एलिवेटिंग हंगर एंड मालन्यूट्रिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी समिति, नई दिल्ली में प्रस्तुत पर्चा। NAK 1983, पॉवर्टी एंड द फैमिन्स, NS ऑन इन्वायरमेंट एंड डेप्रिविएशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, शर्मा रेखा और मीनाक्षी, JB 2004, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन रूरल डाइट्स टूवर्ड्स हंगर फ्री इंडिया, फ्रॉम विजन टू एक्शन, प्रिवेंटिंग ऑफ द कंसल्टेशन ऑन द टूवर्ड्स हंगर फ्री इंडिया, काउंटेड डाउन, फ्रॉम 2007, नई दिल्ली। UN 2075, रिपोर्ट द वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस 1975, रोम, यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क। भारतीय खाद्य निगम FCI, गवर्नमेंट इन स्टॉक, PHP BU 18 में आप इसे देख सकते हैं।